बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो ध्यान देना, बेंजोइन क्या होता है? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या होता है बेंजोइन? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। देखो बेंजोइन, बेंजोइन इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को ये होता है, ठीक है ना। मतलब ये जैसे यहाँ पर कर दिया हमने ये CHOH C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पर कोई ग्रुप जोड़ दिया, PHE जोड़ दिया, जो भी जोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं, ये AR कर दो, ये ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, एक्चुअली बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन में हम बेंजोइन का फॉर्मेशन करते हैं, इसका फॉर्मेशन करते हैं बेंजोइन का। अब देखो बेंजोइन के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर सबस्ट्रेट जो होते हैं वो लेते हैं अपन एल्डिहाइड। कौन से? या तो एरोमेटिक एल्डिहाइड या हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक एल्डिहाइड, या कभी कभी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी काम में ले सकते हैं। तो ये तो क्या सबस्ट्रेट, समझ में आ रहा है। रिएजेंट की बात करें तो यहाँ पर लेते हैं एल्कोलिक केसियन या फिर एल्कोलिक NaCN, सोडियम साइनाइड, समझ में आ रहा है। और प्रोडक्ट क्या बन रहेगा? बेंजोइन बनेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर सब कुछ लिख देते हैं। पहले सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट तो भाई होगा क्या? देखो एरोमेटिक, एरोमेटिक या फिर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, डायरेक्ट एरोमेटिक या फिर हेट्रोसाइक्लिक, और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड कर देता हूं, एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक एल्डिहाइड, समझ में आ रहा है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, समझ में आ रहा है यार। अब देखो इधर देखो, जैसे एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया, इधर समझना, एरोमेटिक एल्डिहाइड हमने ले लिया ये। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या इसमें अल्फा H है? कहाँ है? इधर तो H है ही नहीं, अल्फा पोजीशन पे कहाँ है? नहीं ना, और इधर है ही नहीं, मतलब कुल मिलाकर इसमें अल्फा H नहीं होंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर कुल मिलाकर अपन कर सकते हैं अल्फा H शुड बी एब्सेंट, ठीक है ना। तो देखो डेट H, अल्फा H, अल्फा H शुड बी एब्सेंट, शुड बी एब्सेंट, शुड बी एब्सेंट इन सबस्ट्रेट, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? या कद यहाँ पर एल्डिहाइड, इन एल्डिहाइड, कोई डाउट है क्या? नहीं ना। देखो रिएजेंट क्या लेते हैं यहाँ पर? रिएजेंट, रिएजेंट यहाँ पर लेते हैं भाई एल्कोलिक केसियन या फिर एल्कोलिक, एल्कोलिक NaCN, सोडियम साइनाइड। प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजोइन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। देखो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनेगा भाई यहाँ पर बेंजोइन, बेंजोइन मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। कोई डाउट है क्या? नहीं, समझ में आ रहा है ना। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी, देखो समझना। अच्छा इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले मैं एक बात समझा देता हूं आपको। जैसे कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ये इसकी रिएक्शन कराई हमने HCN से, ठीक है ना। यहाँ पर बेस की प्रेजेंस, बेस भाई क्या करता है? इस H को लेगा, इस H को लेते यहाँ पर CN इस पर अटैक करेगा, ये माइनस आएगा, माइनस पर वापस बेस से H आ जाएगा, कुल मिलाकर OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो ध्यान देना, एक्चुअली यहाँ पर ये होगा, देखो ये एक तरफ OH एक तरफ CN, इसको अपन साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। ये समझ में आ गया। अब देखो ये तो हो गया सिंपल एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड। क्या हो गया ये? एलिफेटिक, एलिफेटिक कार्बोनिल, एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड ये हो गया, समझ में आ रहा है मेरा। अब देखो बात करते हैं जैसे एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड, ये ले लिया भाई हमने यहाँ पर एरोमेटिक कार्बोनिल, ये C डबल बॉन्ड OH, ये एरोमेटिक कार्बोनिल है या नहीं? बेंजल्डेहाइड है ना। तो देखो ये हो गया एरोमेटिक कार्बोनिल, एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है ना, एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसकी रिएक्शन कराई हमने किससे? देखो वही HCN और बेस, ये ले लिया। देखो यहाँ पर साइनोहाइड्रिन नहीं बनता, एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड के केस में साइनोहाइड्रिन नहीं बनता। देखो ध्यान देना, नो रिएक्शन, ये साइनोहाइड्रिन इज नॉट फॉर्म, ऐसे लिख दो। देखो साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन
इज नॉट फॉर्म्ड, नॉट फॉर्म्ड। समझ में आ रहा है? यहां पर अगर आप चाहते हो ना कि नहीं भाई हम तो पीछे ही पड़ गए, साइन हाइड्रीन ही बनाएंगे, तो आपको फिर रिएजेंट चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको Me3SiCl, इसके साथ साइन हाइड्रीन बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर बन जाएगा साइन हाइड्रीन। देखो ये हो गया H, और यहाँ पर जैसे PH, OH और Cl, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एरोमेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड HCN बेस के साथ साइनोहाइड्रीन नहीं देते, बट Me3SiCN के साथ साइनोहाइड्रीन देते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यहाँ पर लिख देते हैं भाई, देखो 100, चलो ऊपर लिख दूंगा, ये मिटा दे इसको, कोई डाउट है क्या? नहीं तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देखो इसमें लिख लेना, देखो 100 एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स aromatic carbonyl compounds are not give cyanohydrin with देखो क्या है, HCl base, but these are give cyanohydrin with Me3SiCl। कोई डाउट है क्या? नहीं ना? तो देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या साइनोहाइड्रीन नहीं बनता इनका। एक्चुअली देखो ये इस बेंजीन कंडेंसेशन का एक एडवांस भी है। एडवांस कैसे? देखो अगर यहाँ पर देखो बेंजीन कंडेंसेशन में स्पेशली हमने कहा था कि एरोमेटिक एल्डिहाइड, अब एरोमेटिक भी हो सकता है, हेट्रो एरोमेटिक भी हो सकता है, हेट्रो एरोमेटिक है ना, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी हो सकता है। क्योंकि ये देखो आप समझना, इधर देखो, जैसे हमने कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया, ये हो गया अल्फा एच है क्या? नहीं। हमने जैसे ये ले लिया, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है लेकिन ये हेट्रो एरोमेटिक हो गया, अल्फा एच है क्या? नहीं। अब देखो ध्यान देना, हमने जैसे ये ले लिया CH अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, क्या इसमें अल्फा एच है क्या? नहीं है ना, तो इनमें एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब समझ में आ गया होगा, एरोमेटिक हेट्रो एरोमेटिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब एक बात समझना आप, अगर हम यहाँ पर HCN लेते किसके साथ, इसके साथ अल्फा एच वाले के साथ, तो इस कंडीशन में साइनोहाइड्रीन बन जाता है। लेकिन अगर ये ले लेते तो साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। अब रिएक्शन की मैकेनिज्म चेंज हो जाती है, और जैसे एल्कोहलिक KCN या इसी कंडीशन में अपन लेते हैं तो उस कंडीशन में फिर बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब रिएक्शन नॉर्मल ना होकर क्या हो जाती है, बेंजीन कंडेंसेशन। तो एक एडवांटेज हो गया। समझ में आ रहा है ना? अच्छा थोड़ा सा आपको मैं भी ये भी बता देता हूँ आपको यहाँ पर साइनोहाइड्रीन क्यों नहीं बनता। देखो समझना, यहाँ पर अगर हम बात करते इसकी, ये बेस ने इस H को ले लिया, ले लिया ना, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आया। देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है, इसका प्लस R इफेक्ट लगेगा ना, प्लस R इफेक्ट लगते इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगी, इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक के चांस कम हो जाते हैं। कहने का मतलब अपन को अच्छी तरह से पता है कि जो एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड है ना, वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के प्रति लेस रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें प्लस R इफेक्ट के कारण कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में कमी आ जाती है। इसलिए यहाँ पर जैसा होना चाहिए था ना ऐसा, वैसा यहाँ पर इजीली हो ही नहीं पाता। जैसे यू देखो, नॉर्मल कार्बोनिल कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टेस्ट देते ना, लेकिन एरोमेटिक नहीं देते। कार्बोनिल कंपाउंड क्यों नहीं देते? रीजन वही है, क्योंकि एरोमेटिक में प्लस R इफेक्ट की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाती है। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पर आसानी से नहीं होता तो है, लेकिन उतना इफेक्टिवली नहीं हो पाता। अब मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट है क्या? ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर दूसरा काम क्या किया जाता है, अब ये समझो आप, जैसे मैं इसकी जगह पर यहाँ पर मैं KCN लेता हूँ, जैसे ये, अब एल्कोहलिक KCN ले लिया तो इसमें KCN में K प्लस CN माइनस है। अब CN माइनस और आप HCN को कंपेयर कर रहे हो तो इसमें तो अंतर है ना, ये मोर न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है ना? अब ये इस पे भी अटैक कर देगा,
और फिर आगे बेंजोइन कंडेंसेशन हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कंडीशन लेनी पड़ती है अपना को बेंजोइन के लिए। अब क्लियर हो गया होगा, मिटा दो इसको, कर लेने नोट। चलो देखो इधर, देखो ध्यान देना, एक एग्जांपल के थ्रू बेंजोइन कंडेंसेशन को समझते हैं। जैसे ये केस है, देखो ध्यान देना, PHCHO आपने यहां पर ले लिया, देखो ध्यान देना, एल्कोलिक KCN और एल्कोलिक NaCN। समझ में आ रहा है ना, किसका फॉर्मेशन होगा बेंजोइन का, PHCHOH C डबल बॉन्ड O PH, बेंजोइन। बेंजोइन क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो गया ना, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब समझ में आ गया, ठीक है। देखो रिएक्शन कैसे होते हैं, देखो समझना, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल कर देता हूं मैं। देखो रिएक्शन कैसे होते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या है। अच्छा डायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो भी बता देता हूँ पहले। इधर देख लो आप, 2 PH है ना, 2 PHCHO, इधर देखो लिख लेना, PHC डबल बॉन्ड OH ऐसे लिख दो। दूसरे को देखो ध्यान देना, यहाँ पर वही HC डबल बॉन्ड OPH ऐसे लिख दो दूसरे मॉलिक्यूल को, हो गया ना। अब देखो आपको करना क्या है, देखो ये एल्कोलिक KCN या फिर एल्कोलिक NaCN, एल्कोलिक NaCN, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, आप बेंजोइन देखो, आपको अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बनाना है। देखो एक तरफ तो C डबल बॉन्ड O एज इट इज रह गया, इस हाइड्रोजन को यहाँ की जगह पर यहाँ पर शिफ्ट कर दो, तो देखो ये OH में कन्वर्ट हो गया, बस दोनों के बीच बॉन्ड बना दो, ठीक है। तो देखिए PH, इसको CHOH कर दो, CHOH, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O PH। देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखो एक कंफ्यूजन आपके अभी भी आ रहा होगा। कौन सा कंफ्यूजन आपको ये आ रहा होगा कि अभी तो ये दोनों सेम है, अगर दोनों अलग अलग होते हैं तो फिर भाई किसको तो मैं C डबल बॉन्ड O रखता और किसका OH बनाता। भाई हमको पता इन दोनों में से एक का तो OH बनाया और दूसरे का C डबल बॉन्ड O एज इट इज रखा, लेकिन जब दोनों डिफरेंट होते हैं तो उस कंडीशन में तो सोचना पड़ता ना। और देखो किस कार्बोनिल का आप एल्कोहल बनाओगे और किसको एज इट इज रखोगे, है ना। इसके मैकेनिज्म से ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो इसके मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म रिएक्शन किस तरह से होते हैं। देखो ध्यान देना, ये जैसे यहाँ पर ले हमने PHC डबल बॉन्ड OH, अब देखो ध्यान देना, ये CN माइनस मिलेगा ना। अब इस पे तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है, ये बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पर होगा देखो PHCO माइनस, यहाँ पर H, ये CN। समझ में आ रहा है यार। देखो ध्यान देना, ये इस रिएक्शन का RDS होता है, क्या ये इस रिएक्शन का RDS है, रेट डिटरमाइन स्टेप। देखो इस रिएक्शन में सबसे खास बात है कि इसमें 2 RDS होते हैं, ठीक है ना। तो इसको अपन में लिख देता हूँ RDS फर्स्ट, ठीक है ना, स्लो स्टेप। अब देखो ध्यान देना, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस के कारण ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा नहीं होगा, ये हाइड्रोजन क्या हो गया, मोर एसिडिक हो गया, है या नहीं है, ये भाई मोर एसिडिक हो गया। अब देखो मोर एसिडिक हो गया, इसके हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से इसकी एसिडिटी एल्कोहलिक H से भी ज्यादा हो जाती है, और उस कंडीशन में ये हाइड्रोजन भाई यहां से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, किसके द्वारा, एसिड बेस रिएक्शन के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर हो गया एसिड बेस रिएक्शन, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो देखिए ये हो गया, अब ये H यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, PHCOH, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो माइनस आ जाएगा ना। अच्छा इसको ऐसे लिख दो, CN को इधर C ट्रिपल बॉन्ड NaC लिख दो डायरेक्ट, और यहाँ पर ये माइनस। समझ में आ रहा है नहीं यार। अच्छा इसमें डीलोकलाइजेशन है या नहीं है, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर PHCOH, यहाँ पर डबल बॉन्ड C, यहाँ पर डबल बॉन्ड N-। तो ध्यान देना, ये जो कार्बन आइन है ना तो हाईली स्टेबल है, क्यों स्टेबल, ड्यू टू रेजोनेंस। समझ में आ रहा है ना। देखो ध्यान देना, जैसे यू देखो आप इधर देखो, जैसे मैं यहाँ पर 3 कार्बन आइन लिख रहा हूँ, देखो एक तो लिख दीजिए CH2 माइनस NO2, एक लिख दिया CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O OET, है ना, ये इसको भी ऐसे लिख दो डबल बॉन्ड O। एक लिख दिया मैंने बेंजाइलिक CH2 माइनस, ठीक है ना, और एक को लिख देता हूं, चलो एक लिख दिया एलाइलिक, यहां पर CH2 माइनस। ये 1
2 3 4। आपसे पूछा जाए इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल बेंजाइलिक होगा नहीं होगा, या फिर और कुछ? सबसे ज्यादा स्टेबल ये है भैया। देखो ये इसका बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ये इसको अलग से कर देता हूँ, इस केस के लिए लिख रहा हूँ ना। सबसे ज्यादा स्टेबल है 1, देखो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल 1, उससे कम 2, उससे कम 3 बेंजाइलिक, उससे कम 4 एलाइलिक। ये अब आपके दिमाग में आएगा तो बेंजाइलिक से ज्यादा कैसे स्टेबल हो गया? अपन तो बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं बेंजाइलिक मोर स्टेबल। देखो रीजन यही है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है ना, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा नहीं टूटेगा? ऐसे टूटते नाइट्रोजन में पॉजिटिव, नाइट्रोजन पहले से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके साथ पॉजिटिव हो रहा है गैस पर, तो ये तुरंत इस लोन पेयर को इधर खींच लेगा। अब जब यहाँ पर ये नेगेटिव बचेगा ही नहीं तो रिएक्शन कैसे करेगा? जबकि यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना, इसकी टेंडेंसी इसके कंपैरिजन में कई कम है, कई गुना कम है। जैसे मान के चलो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है इतनी, तो यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी केवल इतनी सी बचेगी। और बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट इस पर भी है। इस पर देखो यहाँ पर भी तो यही है, लेकिन देखो कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से तो कम है ना, इसलिए इसके कंपैरिजन में इसमें पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 3 बनाए ना पढ़ने, तो यहाँ पर जैसे 2 ही बना दे और यहाँ पर 1 ही रह गया। और देखो एलाइलिक बेंजाइलिक में तो आप जानते ही हो क्या होता है। अब समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो प्लस इस पर आएगा नहीं आएगा? प्लस आते हैं, हमको पता है पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा न्यूट्रल से ज्यादा ही होती है, तो कुल मिलाकर ये इसको ले लेगा। तो ये हाईली स्टेबल है, ये हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल। अब समझ में आ गया होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर ऐसा होता है, इसी वजह से, क्योंकि इससे हाईली स्टेबल कार्बन आयन बन रहा है, इसी वजह से इस H की एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तुरंत एसिड बेस रिएक्शन के द्वारा कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है? ऑक्सीजन पर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये हो गया अपने पास आरडी स्पष्ट का काम। आरडी स्पष्ट में अपन को एक देखो न्यूक्लियोफाइल मिलाए ना। अब देखो दूसरा केस क्या होगा। देखो दूसरा, इसमें 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं ना अपन काम में। अब दूसरा बना रहा हूं यहाँ पर, देखिए PH C डबल बॉन्ड OH। अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल बन गया भाई, बन गया ना न्यूक्लियोफाइल। इसको बना रहा हूं अब यहाँ पर, इधर देख लो। देखो ये PH C, यहाँ पर देखो OH, ये CN को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ये CN ये नेगेटिव हो गया। PH COH CN और ये नेगेटिव। अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है? न्यूक्लियोफाइल है ना। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक इस पर होता है नहीं होता है, तो इस न्यूक्लियोफाइल का इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो देखो ये आरडीएस सेकंड है इस रिएक्शन का, समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर ये PH ये CO माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पर CH है इससे। अब देखो इस कार्बन से इस कार्बन की बॉन्डिंग होगी, इस कार्बन पर पहले से क्या प्रेजेंट है? CN, इस कार्बन पर और क्या प्रेजेंट है? OH, और इस कार्बन पर फिर क्या प्रेजेंट है? PH। अब देखो मेरे को एक बात बताओ आप, अगर यहाँ पर भी H होता ये तो ये OH हो जाता नहीं भी, और ये भी OH, दोनों में से मोर एसिडिक कौन होता? ये वाला। क्यों? क्योंकि साइनाइड का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, इसका मतलब है कि ये मोर एसिडिक होता, तो इसका मतलब ये प्रोटॉन यहाँ पर नहीं रुकेगा, इस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो एसिड बेस रिएक्शन के द्वारा ये भाई कहाँ पर चला जाएगा? दूसरे पर, यहाँ पर। ये एसिड बेस रिएक्शन समझ में आ रहा है ना? तो देखिए यहाँ पर हो गया एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया? PH C, यहाँ पर OH, समझ में आ रहा है? देखो CO माइनस, ठीक है ना। यहाँ पर ये PH, यहाँ पर क्या है? CN है। देखो साइनाइड अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, यह काम किया इसमें न्यूक्लियोफाइल का। इसके साथ साथ साइनाइड का हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट भी है, यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से भी पता चल रहा होगा C ट्रिपल बॉन्ड N, बॉन्ड टूटने से पॉजिटिव है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा है इसका, है या नहीं? और साथ के साथ ही साइनाइड एक लिविंग ग्रुप भी है, CN माइनस की फॉर्म में निकल जाता है ये। तो देखो यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा, ये समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस CN माइनस, और यहाँ पर देखो ये PH COH, यहाँ पर हो गया ना। अच्छा यहाँ पर हाइड्रोजन भी था ना,
ये, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और ये PH। देखो बेंजोइन बन गया, ये बेंजोइन। चलो खिलाओ मिठाई, बन गया बेंजोइन ये। अब देखो यहाँ पर कुछ खास बात देखना क्या है, इधर देखो आप समझना यहाँ पर क्या होगा। देखो CN ने इस कार्बन पर अटैक किया। देखो सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर यहाँ पर मैं आपको एक कुछ पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। उस पॉइंट के बेसिस पर फिर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो देखेंगे। अभी देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट तो आपको यहाँ से भी समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों सेम है। यहाँ पर आप अभी ये डिसाइड थोड़ी कर पा रहे हो कि किस पर किसको रखे और किसको नहीं रखे, दोनों सेम है, आपकी मर्जी चलेगी, किसी को भी रख दो। लेकिन जब दोनों कार्बोनिल डिफरेंट होंगे तो फिर तो आपको सोचना ही पड़ेगा ना, तो वो अपन को मैकेनिज्म से पता चलेगा करना क्या है। देखो ध्यान देना, अभी मैंने CN का अटैक यहाँ पर किया है, इस पर किया ना। देखो जिस पर अटैक किया है उसको स्टार से मार्क कर रहा हूँ, ये स्टार वाला, ये वही स्टार वाला है या नहीं है, ये यहाँ पर है। देखो ये यही लिखा है ना बने, स्टार वाला है, ठीक है। ये वाला है, ये वाला है या नहीं है, और ये वाला है। समझ में आ रहा है। जिस कार्बन पर CN माइनस का अटैक होगा, जिस कार्बोनिल कार्बन पर, वो लास्ट में प्रोडक्ट में मेंटेन रहेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो अब आपको कुल मिलाकर डिसाइड क्या करना है कि किस कार्बोनिल कार्बन पर CN माइनस का अटैक होगा, ये डिसाइड करना है। अब देखो CN माइनस तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है। अब आपके दिमाग में यहाँ पर एक और कचरा आएगा, देखो क्या, इधर देख लो, लिख लेना बाद में। यहाँ पर क्या आएगा कि यहाँ तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, तो भाई जो कार्बोनिल, दोनों में से जो कार्बोनिल मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उस पर CN का अटैक आसानी से होगा, ठीक है ना। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। यहां पर देखो 2 RDS है, समझ में आ रहा है ना। यहां पर होता क्या, इधर देख लो, आप बाद में लिखना, पहले समझ लो। अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तेजी से इस पर अटैक करेगा, मतलब RD स्पष्ट की रेट बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना। लेकिन इसमें एक ही RDS है क्या, दूसरा भी है। तो देखो अब इसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट है, RD स्पष्ट पास्ट होगा, ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो इस की न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि ये तो न्यूक्लियोफिलिसिटी तो इसके पहले से कम है, तो हाईली स्टेबल है, ये तो पहले से लेस न्यूक्लियोफिलिक है। इसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप आ गया तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी और कम हो जाएगी। अब इसकी जब न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी तो क्या ये इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगा, नहीं करेगी। इसका मतलब RD स्पष्ट की तो रेट बढ़ जाएगी, लेकिन RD सेकंड हो ही नहीं पाएगा। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि अगर रिंग में हाईली इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उस कंडीशन में RD स्पष्ट हो रहा है बहुत तेजी से, लेकिन RD सेकंड संपन्न नहीं होगा। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन विड्राइंग का। इसका सीधा सीधा मतलब अब आपके ये तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग का केस यहाँ पर अभी अप्लाई नहीं करना। दूसरा केस देखना, अगर मान लो यहाँ पर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, इसमें क्या जोड़ दें हम, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ दिया तो देखो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ दिया तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगी तो केस पर आसानी से CN का अटैक होगा, आसानी से इसका अटैक ही नहीं होगा। तो RD स्पष्ट होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब RD स्पष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की प्रेजेंस के कारण जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा ना यहाँ पर, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ने से RD सेकंड तेजी से होगा। लेकिन जब RD स्पष्ट ही नहीं होगा, जब उन पर न्यूक्लियोफाइल ही नहीं मिलेगा, तो कुल मिलाकर RD सेकंड कैसे होगा, रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी क्या। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की प्रेजेंस भी रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेगी। या मैं कह दूं अगर हाईली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर बहुत ज्यादा हो, तो इस कंडीशन में ये RD स्पष्ट को होने ही नहीं देगा, मतलब कुल मिलाकर रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पर एक बात तो आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, कौन सी, कि बेंजीन कंडेंसेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एज वेल एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दोनों ही तरह के ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं। जबकि अगर नॉर्मल रिएक्शन की अपन बात करते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन में क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रेट को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग घटाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग घटाएंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बढ़ाएंगे, जस्ट अपोजिट चलते हैं। जबकि यहाँ पर देखो क्या हो रहा है,
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी डिक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी डिक्रीज करेंगे। इसका मतलब जो नॉर्मल केस है ना वहां पर रेट ज्यादा होती है, मतलब जिनमें ना तो हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना रिलीजिंग ग्रुप है, वहां पर रेट ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है ना। दूसरी बात यहाँ पर क्या होता है, ये पहले से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत कम है, इधर देखो बहुत कम है, ठीक है ना। इसका इस पर तो अटैक आसानी से होता है, लेकिन यहाँ पर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत कम है। इसकी स्टेबिलिटी से समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब है कि आरडीएस फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो आरडीएस सेकंड थोड़ा स्लो ही रहेगा, क्योंकि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी काफी कम है। तो इसका मतलब है कि हमको रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए हमको ज्यादा आवश्यकता है कि आरडीएस सेकंड की रेट थोड़ी सी बढ़े, और आरडीएस सेकंड के रेट को बढ़ाने के लिए इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ानी पड़ेगी। इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए पीएच में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट हो। कहने का सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये है कि इस रिएक्शंस को कंप्लीट कराने में सबसे जो इंपॉर्टेंस रोल है ना, इससे भी ज्यादा वो इसका है। तो कहने का मतलब है कि आपको सीएन का अटैक उस कार्बोनिल कार्बन पर करवाना है जिस पर अटैक के बाद बनने वाला न्यूक्लियोफाइल मोर न्यूक्लियोफिलिक हो। ध्यान देना, उस पर अटैक नहीं कराना जो कार्बोनिल मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बल्कि उस पर अटैक कराना है जिस पर अटैक के बाद बनने वाला न्यूक्लियोफाइल मोर न्यूक्लियोफिलिक हो। मोर न्यूक्लियोफिलिक जनरली जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। समझ में आ रहा है। पहले लिखो फिर एग्जाम्पल की तरह एक्सप्लेन करेंगे इसको। हाँ, हो गया, कर लिया नोट। किसी को डाउट है क्या? मिटा दे इसको। चलो देखो इधर देखो, ध्यान देना, सब समझना इसमें। देखो की पॉइंट्स लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना। की पॉइंट्स मतलब ये ऐसे पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए ना। देखो सबसे पहले बात यहाँ पर क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एज वेल एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं, ठीक है ना। तो देखो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एज वेल एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देखो डिक्रीज द रेट ऑफ बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? दोनों ही बेंजीन कंडेंसेशन के रेट को कम करते हैं। अब देखो ध्यान देना, ऐसा क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी रेट को कम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी कम करता है। तो देखो इसका रीजन क्या है। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कार्बोनिल कंपाउंड के न्यूक्लियोफिलिक अटैक के प्रति रिएक्टिविटी को कम कर देता है, जिससे आरडीएस स्पष्ट के रेट कम हो जाते हैं। अब दोनों आरडीएस है, जिस भी आरडीएस की रेट कम होगी, चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो, ओवरऑल रिएक्शंस की रेट ही कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं। देखो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड towards the nucleophilic reactivity of carbonyl compound toward the nucleophilic addition reaction। समझ में आ रहा है ना। nucleophilic addition reaction is decrease। so rate of RDS first is decrease। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? लेकिन दोबारा देख लेते हैं। देखो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज डिक्रीज। सो रेट ऑफ आरडीएस फर्स्ट इज डिक्रीज। क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इस पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक को कम कर देगा, क्योंकि इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, तो आरडीएस फर्स्ट की रेट कम हो गई। इसका मतलब सो रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज ऑल्सो डिक्रीज। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सो rate of overall reaction is also decrease। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की प्रेजेंस है ना, इधर देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की प्रेजेंस है, तो इस कंडीशन में अपन को ये तो पता है कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, तो आरडीएस सेकंड की तो रेट बढ़ेगी, लेकिन भाई एक की रेट कम होगी तो दूसरा कितना भी पार्ट ऑफ प्रोडक्ट थोड़ी बनेगा। समझ में आना, इसलिए ओवरऑल रिएक्शन की रेट तो
कम ही होगी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब देखो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात कर सकते हैं, ये इसको मिटा दो, मिटा दो ना। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की भी बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में क्या होगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अब देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो क्या होगा, ऑलरेडी स्पष्ट में तो कार्बोनिल पर CN का अटैक हो रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के प्रति कार्बोनिल की रिएक्टिविटी तो बढ़ जाएगी, तो ऑलरेडी स्पष्ट की रेट तो बढ़ेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने से क्या होगा, बनने वाले कार्बोनाइन की न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो सेकंड RDS में कार्बोनिल पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो ही नहीं पाएगा, तो कुल मिलाकर RDS सेकंड के रेट कम होने से ओवरऑल रिएक्शंस के रेट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आया ना? देखो ये जो इधर देखो ये कार्बोनाइन बनाया था ना पढ़ने, इसको A से रिप्रेजेंट कर लो आप, ये यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दूंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। देखो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, in the presence of electron withdrawing group, the nucleophilicity of कार्बेनाइन अब कौन से कार्बेनाइन की बात करें, A की, कार्बेनाइन A इज डिक्रीज, ठीक है ना। सो रेट ऑफ RDS सेकेंड इज डिक्रीज, सो रेट ऑफ RDS second is decrease। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसका मतलब क्या हुआ, सो रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज ऑल्सो डिक्रीज, सो रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज ऑल्सो डिक्रीज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कोई डाउट है? तो कुल मिलाकर यहाँ ये बात फिक्स हो गई अब कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दोनों ही रेट को क्या करते हैं, कम करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग क्यों कम कर रहा है वो भी समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्यों कम कर रहा है वो भी समझ में आ गया होगा। क्लियर यहाँ तक समझ में है ना? अब देखो इसका मतलब एक यहाँ पर ये भी हो गया, अगर कंपाउंड में हाईली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में RDS स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि RDS स्पष्ट में तो क्या होगा, हाईली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कार्बोनिल कंपाउंड का न्यूक्लियोफिलिक अटैक के प्रति रिएक्टिविटी को बिल्कुल ही कम कर देगा, RDS स्पष्ट संपन्न ही नहीं होगा। और अगर हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी खत्म हो जाएगी, RDS सेकंड नहीं होगा, तो कुल मिलाकर रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना? इसको कर दो, मिटा देना इसको। तो कुल मिलाकर हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और हाईली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की प्रेजेंस में बेंजीन कंडेंसेशन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इफ हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और या फिर हाईली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन substrate then benzoin condensation is not take place, तो उस कंडीशन में बेंजीन कंडेंसेशन नहीं होगा। कोई डाउट है क्या? देखिए एक एग्जांपल की तरह इसको समझते हैं, जैसे ये केस है, देखो ये यहाँ पर ले ले, जैसे हमने CHO यहाँ पर कर दे, ये यहाँ पर कर दे NO2, देखो NO2 का बहुत ज़्यादा हाई माइनस आई इफेक्ट है ना, माइनस R बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना, इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर एल्कोहलिक KCN से रिएक्शन करा रहे हो तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, कैसे, ठीक है, नो रिएक्शन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जैसे नेक्स्ट केस हम ले ले, यहाँ पर ये जैसे हो गया CHO और यहाँ पर कर दे जैसे NME2 ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा लगेगा, नहीं लगेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, तो कुल मिलाकर इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, तब भी रिएक्शन नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर एल्कोहलिक KCl, ठीक है, यहाँ पर भी नो रिएक्शन। देखिए इसका कौन सा हो गया, प्लस R माइनस I इफेक्ट। कोई डाउट है क्या? ये हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, ये हाईली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। लिख लेना यहाँ पर, देखो ये हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप,
यह हो गया हाईली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, हाई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है यहां तक, समझ में आया। अब देखो ये तो हो गया कि ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। अपन ने देखो मैकेनिज्म के दौरान स्टार लगाकर मार्क करके हमने बताया कि जिस कार्बोनिल कार्बन पर साइनाइड का अटैक होता है वो प्रोडक्ट में मेंटेन रहता है, जबकि दूसरा कार्बोनिल एल्कोहल में कन्वर्ट होता ही नहीं होता। तो यहाँ पर अब ये डिसाइड करना ज़्यादा जरूरी है कि अगर दोनों कार्बोनिल मॉलिक्यूल डिफरेंट हो तो आप किस कार्बोनिल कार्बन पर CN का अटैक करोगे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना, हमको ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दोनों ही ग्रुप रेट को कम करते हैं। आपको ध्यान देना है, फोकस करना है कि आपको CN माइनस का अटैक उस कार्बोनिल कार्बन पर करवाना है जो अटैक के बाद मोर न्यूक्लियोफिलिक कार्बन आयन में कन्वर्ट हो सके। किस पर करवाना है? जो अटैक के बाद मोर न्यूक्लियोफिलिक कार्बन आयन में कन्वर्ट हो सके। इसको मिटा दो पहले, देखो ध्यान देना, समझना। देखो इस तरह से आप डायरेक्ट इस तरह से याद रखना, जैसे C डबल बॉन्ड O ये, ठीक है ना। अब इस पर अटैक किया जैसे CN माइनस ने, ये H और यहाँ पर PH कर दूं, ये जो भी है डायरेक्ट ऐसे ही कर देता हूँ, बता ये। अब देखो ये अटैक के बाद ये किस में कन्वर्ट होगा? कार्बन आयन में होगा, नहीं होगा? ये क्या बनाएगा? देखो यहाँ से यहाँ पर अटैक हुआ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो रहेगा इसे ना, तो देखो ये हाइड्रोजन फाइनली कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पर। तो देखो ध्यान देना, ये C यहाँ पर ये, और यहाँ पर हो गया देखो OH, यहाँ पर CN और ये माइन, ये बनेगा ना। ये क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। तो ये मोर न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए। देखो शुड बी मोर न्यूक्लियोफिलिक, शुड बी मोर न्यूक्लियोफिलिक। अब अपने आप ही समझ में आ जाएगा आपके कि आप CN माइनस का अटैक किस पर करोगे, ठीक है ना। ये कार्बोनिल किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोनिल कन्वर्ट, देखो अभी एल्कोहल लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, ये फाइनली C डबल बॉन्ड O में ही कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ध्यान देना, यहां पर अपन लिख सकते हैं, देखो कार्बोनिल, ठीक है ना, मेंटेन इन द प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है ना। तो कार्बोनिल मेंटेन इन द प्रोडक्ट, मेंटेन इन द प्रोडक्ट। अब समझ में आ गया होगा। अब देखो ये तो क्या फर्स्ट, नेक्स्ट कार्बोनिल या सेकंड कार्बोनिल कन्वर्ट इनटू एल्कोहलिक ग्रुप। देखो यहां पर ऐसे लिख दो ना, सेकंड कार्बोनिल कन्वर्ट इनटू एल्कोहलिक ग्रुप। ये समझ में आ रहा है यार? कोई डाउट है कि सेकंड कार्बोनिल कन्वर्ट इनटू एल्कोहलिक ग्रुप, समझ में आ रहा है? अब कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा अब यहां पर ये भी समझ में आएगा, मोर न्यूक्लियोफिलिक जनरली किस, मोर न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या है कि मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन, ठीक है ना। यहां पर ये भी लिख लो, देखो मोर इलेक्ट्रॉन रिच। अब देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं, अभी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है ना। कुछ केस लेकर देखते हैं, जैसे मान के तो लिए ये हमने ले लिया। देखो पहले तो एक नॉर्मल केस लेते हैं, जैसे ये हमने यहां पर ले लिया CHO, ठीक है ना। ये दूसरा मॉलिक्यूल CHO, यहां पर ले लेते हैं एल्कोहलिक कैसियन, ठीक है ना। देखो दोनों सेम है ना भी, तो एक को तो C डबल बॉन्ड O रख दो और एक को OH बना दो। तो मैं इसको C डबल बॉन्ड O रख रहा हूँ, इसको OH, किसी को भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों सेम है। देखो ये यहाँ पर तो मैं एज इट इज रन देता हूँ और इसको दूसरे को OH बना दूँ, ये, और इससे वापस ये रिंग जोड़ दो, ठीक है ना। ये यहाँ पर हो गया। कोई डाउट है क्या? नहीं ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, चलो। जैसे ये केस ले लिया हमने, ये यहाँ पर CHO, ठीक है, प्लस यहाँ पर ये ले लिया CHO, ठीक है, यहाँ पर कर दिया CH3। देखो इसका कौन सा इफेक्ट है? प्लस H प्लस I है या नहीं है? देखो क्या ये हाईली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है? नहीं, ये नॉर्मल केस है ना, नॉर्मल है। तो इस कंडीशन में रिएक्शन तो होगी एल्कोहलिक कैसियन। अब देखो ध्यान देना, समझना,
इसका टेक इस पर कराओ या इस पे कराओ? उस पे कराओ जिस पर डेंसिटी बढ़ सके। तो इसमें इसके प्लस एच की वजह से यहाँ पर जो नेगेटिव आएगी उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी नहीं रहेगी, जिसका मतलब मोर न्यूक्लियोफिलिक में कन्वर्ट हो सकता है। इस पर अटैक कराओ। समझ में आ रहा है ना? तो डायरेक्ट यहाँ पर मैं ये से कर देता हूँ। देखो ये इसको तब एल्कोहलिक में कन्वर्ट कर दो तो देखो ये हो गया CHOH। इसका C डबल बॉन्ड O एज इट इज रखो। देखो C डबल बॉन्ड O और इस पर क्या जुड़ा है आगे? ये CH3 है ना रिंग पर, ये प्रोडक्ट बनेगा। कोई डाउट है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कैसे क्या इसको। देखो नेक्स्ट केस जैसे ये ले लिया, ये यहाँ पर हमने कर दिया जैसे CHO, ठीक है। दूसरा ये ले ले जैसे CHO ग्लाइओक्जेल, जानते हो ना? देखो ये एल्कोहलिक KCl। आपको देखना है जैसे इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखो ध्यान देना भाई, ये तो फिक्स हो गया कि ये बेंजोइन कंडेंसेशन यहाँ भी होगा और यहाँ पर भी होगा, दोनों तरफ है ना। तो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा। तो देखो 2 4 6 मेंबर रिंग बनेगी। ये तो बनेगा ही बनेगा, ये तो फिक्स हो गया। ये तो होना ही होना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अब देखो पता है सोचने वाली बात क्या है, अगर मैं CN का टेक इस पर कराता हूँ तो उस कंडीशन में ये तो मेंटेन रहेगा और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह इस पे कराता हूँ CN का टेक तो ये तो मेंटेन रहेगा और ये OH में कन्वर्ट होगा। लेकिन जस्ट अपोजिट कर दो तो अपोजिट कर दिया, मतलब अगर मैं मान लो CN का टेक इस पे करा देता तो ये C डबल बॉन्ड O फिर OH यहाँ पर आता। तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि CN इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो देखो कैसे सोचोगे, समझना कि इस पे नेगेटिव लगा दिया, समझ में आ रहा है। और भाई यहां पर देखो इसमें कन्वर्ट हो रहा है ना, ये इस तरह से देखो, ये समझो आप इसको ये चलो यहीं पर देख लो। इस पे जैसे नेगेटिव लगा दिया हमने ये, ठीक है ना। तो देखो ये नेगेटिव इसके रिंग के साथ डिलोकलाइज हो गया, ठीक है ना। जब इसमें नेगेटिव रिंग तो नहीं है आगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर दोनों में से अपन देखें तो मोर न्यूक्लियोफिलिक में ये होगा, ये होगा, ये वाला होगा। तो इसका जो C डबल बॉन्ड O है ना, तो आपको मेंटेन रखना पड़ेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर दो? OH में। अब देखो यहाँ पर H है या नहीं, तो टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। टॉटोमेरिज्म द्वारा ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? OH में। तो देखो यहाँ पर टॉटोमेरिज्म ये यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। ये देखो ये OH 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 4 OH हो जाएंगे ना, ये OH 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 यहाँ पर OH। देखो इस टॉटोमेरिज्म के दौरान यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये भी पूरी रिंग एरोमेटिक हो जाएगी। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। ये मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। तो कुल मिलाकर वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा करना क्या है ना। पहले नोट करो इसको। कर लिया? कोई डाउट है क्या? तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बेंजीन कंडेंसेशन। यहाँ पर देखो इस पे अटैक क्यों किया? क्योंकि ये मोर न्यूक्लियोफिलिक कार्बन आयन में कन्वर्ट हो सकता है। लिख लेना यहाँ पर, देखो कन्वर्ट, इट मे बी कन्वर्ट इनटू मोर न्यूक्लियोफिलिक, है ना। आप लिख लेना, थोड़ा कम दिखेगा। मोर न्यूक्लियोफिलिक कार्बन आयन, मैं बोल देता हूं, आप ध्यान रखना। इट मे बी कन्वर्ट इनटू मोर न्यूक्लियोफिलिक कार्बन आयन। समझ में आ रहा है ना? ये हो गया। तो अब बेंजीन कंडेंसेशन में कोई डाउट नहीं होगा, है क्या? नहीं ना। किस में एग्जिस्ट करेगा? देखो हर रिएक्शन, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, हर रिएक्शन आपको ऐसे याद होनी चाहिए। कैसे? जैसे जस्ट बेंजीन कंडेंसेशन बोला तो कैसे? सबस्ट्रेट, एल्डिहाइड, एरोमेटिक या हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक एल्डिहाइड या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, मतलब अल्फा एच प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। रिएजेंट एल्कोहलिक एसिड या एल्कोहलिक NaCN, प्रोडक्ट बेंजोइन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। समझ में आ रहा है ना? रिएक्शन के दौरान RDS कितने होते हैं? 2 RDS होते हैं। समझ में आ रहा है? देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एज वेल एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दोनों ही तरह के ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की प्रेजेंस में RDS फर्स्ट की रेट कम हो जाती है,
समझ में आ रहा है ना। जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में आर रेडियस सेकंड के रेट कम हो जाते हैं। कुल मिलाकर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये कि दोनों ही रिएक्शन, दोनों ही ग्रुप, चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। फाइनली जिस कार्बोनिल कार्बन पर CN अटैक करता है वो प्रोडक्ट में मेंटेन रहेगा, जबकि दूसरा एल्कोहलिक में कन्वर्ट होगा। CN माइनस का अटैक आपको उस कार्बोनिल कार्बन पर करवाना है जो मोर न्यूक्लियोफिलिक कार्बन में, मोर न्यूक्लियोफिलिक कार्बेनाइन में कन्वर्ट हो। और यहाँ पर देखो रेट का और ध्यान रखना, जो इस रिएक्शन के रेट है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, देखो ये रेट, इसके लिए यहाँ पर ये देखो फॉर्म प्रोपोर्शनल PHCHO स्क्वायर और CN माइनस, मतलब सेकेंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू साइनाइड, फॉलो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। देखो फॉलो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, ऑर्डर काइनेटिक्स। अब बेंजीन कंडेंसेशन मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप बहुत आसानी से उनको कर भी सकते हो। क्लियर है? चलो कर लो कंप्लीट नोट।